नमस्कार दोस्तों। सरकार के किसानों के लिए लाए हुए 3 बिलों का अच्छा खासा विरोध कंटिन्यू है। और जो किसानों के नेता अभी लाइमलाइट में आए, उनका भारत में दौरा और अभी राजस्थान में दौरा चल रहा है। और यही समझाया जा रहा है कि हमें इस आंदोलन को इतना लंबा खींचना चाहिए जब तक कि ये बिल पूरी तरह से वापस नहीं हो जाए। और कई तरह की बातें सरकार के विरोध में बताई जा रही हैं और सरकार के साथ में कई लोगों को और भी लपेटे में लिया जा रहा है। अब ये कंडीशन ऐसी है कि किसानों के नेताओं की जो की जा रही गलती अगर कोई बताए तो वो किसान विरोधी करार दे दिया जाता है। जैसे बीजेपी सरकार के विरोध में कोई बोले तो वो देशद्रोही बना दिया जाता है, वैसी कंडीशन यहाँ भी हो सकती है। अभी इतनी है नहीं, लेकिन इसकी संभावना रहती है, क्योंकि अंधविश्वास और अंधापन न एक में नहीं, लगभग पूरे देश में छाया हुआ है। अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि किसानों ने जो सरकार के साथ में और लोगों को लपेटे में लिया हुआ है, जैसे बार बार अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई कुछ एक गोदामों का जिक्र करते हैं, बाबा रामदेव का भी साथ में नाम ले लेते हैं और तरह तरह के हैं। अभी अगर आप थोड़ा इतिहास में जाओ तो ये जो व्यापारी लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, और भी इनके साथ में हो सकते हैं, ये व्यापारी लोग हैं, इनका पुराना इतिहास देशद्रोह का नहीं है। आज़ादी से पहले के अगर मूवमेंट को देखें, आंदोलनों को देखें, जिसमें महात्मा गांधी एक सेंटर पोस्ट पे थे, तो महात्मा गांधी को जो मॉनेटरी सपोर्ट था वो इन्हीं पूंजीपतियों का था, इन्हीं व्यापारियों का था, जिनके दम पर ये आंदोलन चलते थे। नहीं, उस समय गरीबी इतनी थी कि आज आम आदमी अपनी तरफ से बहुत कुछ दे रहा है। इतने लंबे आंदोलन चल रहे हैं, इतने खर्चे चल रहे हैं, ये सब किसान वहन कर रहे हैं। जो आड़ती बता रहे जा रहे हैं वो भी किसान ही हैं, वो किसानों से अलग नहीं है। बिना आड़ती के किसान और बिना किसान के आड़तिया नहीं रह सकता। ये दोनों मिली जुली चीज़ें हैं। अब कौन कितना फ़ायदा उठाता है वो तय कर सकते हैं कि इसको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसका कुछ हिस्सा इसे भी देना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन किसान और आड़ती दोनों एक ही चीज़ है। आड़ती के बिना किसान की उपज का रेट तय करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आड़तिया नहीं होगा तो किसान की उपज का रेट कम हो या ज़्यादा, लेकिन वो जब रेट ही तय नहीं होगा तो चीज़ बिकेगी कहाँ? खरीदने वाला खरीद नहीं पाएगा, बेचने वाला बेच नहीं पाएगा। तो किसान और आड़तिया दोनों एक ही चीज़ है। जिस आड़तियों को टारगेट करके शुरुआत में सरकार ने किसानों को भड़काया था और ये चाहा था कि ये किसान हमारे पक्ष में आ जाएंगे आड़तियों के नाम पे, इनके खिलाफ़ खड़े होके तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वो चाल उल्टी पड़ गई। ऐसे चाल उल्टी पड़ती है जब खुराफात करते हैं हम देश के साथ में, किसी के भी साथ में। तो ये सृष्टि का नियम है कि जो खोदता है, गड्ढा खोदता है, वही गिरता है। तो बीजेपी ने गड्ढा खोदा आड़तियों के लिए, किसानों को भड़काने के लिए, और वो खुद ही गड्ढे में पड़ गए। अभी चाहे किसान भले ही बहुत कम आंदोलन में हो, आड़ती हों, लेकिन हैं तो वो किसान ही एक तरह से। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं? किसान जिन पूंजीपतियों के लपेटे में ले रहे हैं, एक बार उनको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही बिना किसी प्रमाण के, प्रूफ के, अगर आप किसी व्यक्ति को जो बाहर खड़ा हुआ है उसको लपेटे में लोगे तो वो क्या सोचेगा कि यार मैंने तो इसका क्या बिगाड़ा है, अभी मेरे को क्यों लपेटे में ले रहा है, मेरा इस तरह से क्यों नाम ले रहा है, मैंने तो इनका कोई बुरा चाहा ही नहीं, किया ही नहीं।
अगर सरकार हमें भी झांसे में दे रही है तो हम इनके झांसे में आने वाले थोड़े ही हैं। हम देश के खिलाफ़ कोई काम थोड़े ही करेंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ़ तो मतलब देश के खिलाफ़ ही होता है। किसान कमज़ोर हो जाएगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा। जिन एडवांस कंट्रियों में किसान मजबूत हैं वो देश मजबूत हैं, जहाँ किसान कमज़ोर है वहाँ देश कमज़ोर है। क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग का भी एक सिस्टम है ना, कि जो चैन की सबसे कमज़ोर कड़ी है वही उस चैन की ताकत है। तो देश की सबसे जो कमज़ोर कड़ी है वही उस देश की ताकत है। तो सबसे कमज़ोर कड़ी किसान अगर होगी तो देश की ताकत कम होगी, मज़दूर अगर कमज़ोर कड़ी होगी तो देश की ताकत कम होगी। पूंजीपति ताकतवर होने से थोड़ी देश मजबूत होता है, ये पूंजीपतियों को मालूम है। लेकिन सरकार अभी उल्टी दिशा में चल रही है। ये आप मान के चलो कि ये सरकार पूंजीपतियों के भले के लिए भी शायद कम सोच रही है, क्योंकि अभी अभी देखा लॉकडाउन जो बिल्कुल बकवास था, कोई कोरोना जैसी चीज़ नहीं थी, बहुत सारे डॉक्टर प्रूव करके बताने के लिए तैयार हैं, उसमें पूंजीपतियों को कितना नुकसान हुआ। तो क्या ये सरकार उन पूंजीपतियों के हक में कर रही है? एक कमेटी बैठा सकती थी, चेक कर सकती थी कि भाई चेक करके बताओ रियलिटी कि ये कोरोना कोई है या सब बकवासबाजी है। देश की किन्हीं विदेशों की चालबाजी तो नहीं है, और ये चालबाजी समझ में आ जाती क्यों। और आ क्या जाती, वैसे तो एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं कि इनको सब मालूम था, ये विदेशों की चाल में फंसे हुए। उन्होंने बहुत सारा चंदा लिया है विदेशों से इसी बात के लिए कि जो तुमको होगे वो हम करेंगे, आप हमारी हेल्प करते रहो कि हम सत्ता में बने रहें। मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, मैं गृह मंत्री बना रहा हूँ, मैं ये मंत्री, मैं वो मंत्री। हम इस तरह से, यही एक पार्टी है जो सत्ता में बनी रहे। आप हमारे बाहर से हेल्प करते रहो और आप जो चाहोगे देश को बर्बाद करना है हम कर देंगे। अभी तरह तरह के आरोप किसान आंदोलन पे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी सरकार के अभी भी भक्ति करते हैं, सोचते हैं कि किसानों को बाहर से कोई सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है, क्या उसमें क्या समस्या है? बीजेपी को बाहर से सपोर्ट मिल रहा है देश को बर्बाद करने के लिए, तो वो जो ताकत हैं जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं वो किसानों को भी सपोर्ट दे सकती हैं। उनको तो करना ही देश को बर्बाद है, तो वो किसी को भी सपोर्ट दे देंगे। कल मज़दूरों को भी सपोर्ट दे देंगे, वो आतंकवादियों को भी सपोर्ट देते होंगे। इसमें क्या छुपाने वाली बात है, क्या है? ये तो सब, जब सरकार जो जिसकी जिम्मेदारी है देश को बचाने की, वही विदेशियों के चंगुल में फंसी हुई देश को बर्बाद कर रही है, तो किसान भी कर सकते हैं। उनकी समझ तो कम है ना सरकार में बैठे हुए लोगों से। अगर वो किसानों की समझ उन सरकार में बैठे हुए लोगों से ज़्यादा होती तो वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में बैठते। तो ये तो मान लेना चाहिए हमें कि ठीक है, हो सकता है विदेशी ताकत होंगी जो देश को बर्बाद करना चाहती है, तो वो सरकार भी तो है। नहीं तो इनसे बात कर लेते, चलो भाई किसानों को ये बिल मंजूर नहीं है, कोई बात नहीं, बताओ आप कैसा बिल चाहते हो, वैसा बिल बताओ, आपका क्या फ़ायदा है वैसी बात बताओ, हम वैसा करेंगे और फिर ये डिस्कशन हो सकती है। कानून जो आज बने हुए हैं, संविधान बना है, संविधान के अंदर बहुत सारे और कानून बने हुए हैं, ये बने कहाँ से हैं? जो एलएलबी करके, लॉ करके कानून बनाते हैं वो कब से चले आ रहे हैं? एलएलबी कब से है? एलएलबी आज से 100-200 साल पहले, 300 साल पहले तो एलएलबी नहीं थी, तब भी कानून चलते थे, समाज चलते थे। और भारत का इतिहास तो ऐसा है कि भारत का तो स्वर्णिम युग, जब वो विदेशों में जो विदेशी आज हमारे को उल्टी गति चला रहे हैं, उनका जब डूम्ड डे, जब उनका अंधकार में युग था, तब भारत में स्वर्णिम युग था। यहाँ शासन व्यवस्था अच्छी थी, कानूनी व्यवस्था अच्छी थी, तो कानून तो वही चले आ रहे हैं। फिर एक इनका सिस्टम बना दिया और कानून को जानकार लोग हैं जिनके हाथ में कानून दे दिया, लेकिन कानून जिनके हाथ में दे दिया वो अभी भी कानून नहीं जानते। कानून जानते हुए अंधा, आँखों वाला अंधा, वही है असलियत अंधा। जिसके आँखें नहीं है वो अंधा नहीं होता, उसकी कुछ बुद्धि बहुत अच्छी तरह काम करती है, लेकिन जिनके आँखें होते हुए वो अंधा होता है, वो होता है असली अंधा। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए कानून के जानकार अपने आप को कहते हैं और फैसला गलत करते हैं।
पक्ष में करते हैं, किसी के रिश्वत लेके करते हैं। क्या करते हैं उन लोगों को? वो जज हैं? जज नहीं हो सकते, वो न्याय के अधिकारी हो ही नहीं सकते। वो दया के पात्र हो सकते हैं कि उनके ऊपर दया की जाए कि तुम जिस पोस्ट पे बैठे हो उसके साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। तो बात कहते कहते कहीं के कहीं चले गए। ऐसा होता है। किसानों के साथ में ये है कि अगर आपको सरकार से पार पाना है तो एक एक को सलटना होगा, एक एक से सलटना होगा। एक बार आप सरकार से सलटो, फिर हो सकता है कि इस सरकार से सलट जाए और वही ये जो पूंजीपति हैं वो कहें कि भाई हम तो इनसे परेशान थे, हमारे को तो इस तरह से दबा के चंदे पे चंदा मांगा जा रहा था। अगर असलियत देखी जाए ना इन सरकार के और पूंजीपतियों के रिलेशनशिप की, तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है, क्योंकि मैंने बिना वकालत के और कानून को बहुत नज़दीक से देखा है। गद्दारी करते हैं लोग देश के साथ में, सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर गद्दारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू ने कहा था कि नीरव मोदी को फेयर ट्रायल यहाँ नहीं मिल सकती। इस पे शक जाहिर होता है कि नीरव मोदी गद्दार नहीं था, गद्दार जुडिशरी है या सरकार है। एक मेरे गांव का इंडस्ट्रियलिस्ट जो कलकत्ता में जिसकी इंडस्ट्री थी वहाँ से बंद करके और गांव में आके इंडस्ट्री लगाई, तो मेरा दोस्त था वो। तो बातें हुई तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे राजस्थान एरिया में खास करके शेखावाड़ी एरिया में लेबर बहुत महंगी है। हमारा एरिया कुछ एडवांस है, पता नहीं क्यों है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है फिर भी एडवांस है। हमारे यहाँ 500 रुपये से कम लेबर नहीं है। बाकी बंगाल में या दक्षिण राजस्थान में और सब जगह 100-150 रुपये में लेबर मिल जाती है। तो मैंने कहा यहाँ लेबर बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ काम सेट होना मुश्किल है। तो उसने बताया भाई लेबर तो महंगी जितनी है उतनी है, लेकिन यहाँ पे करप्शन बहुत कम है। करप्शन पॉलिटिकल पार्टियों का अभी इतना नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों का करप्शन इतना है, आज एक ये पार्टी आ रही है, लाख रुपए का चंदा दो, कल दूसरी पार्टी आएगी, लाख रुपए का चंदा दो, कल तीसरी आएगी, वो बोलेगी मैं तो इनसे सबसे बड़ा हूँ, मेरे को तो 2 लाख का दो। तो ये है समस्या कि मेरे को वहाँ से काम बंद करना पड़ा। नीरव मोदी का अगर फेयर ट्रायल मिले और उसे पूछा जाए तो समस्या क्या है, वो बता देगा कि बीजेपी इतना चंदा मांग रही थी, फिर आरएसएस ये मांग रही थी, फिर कांग्रेस ये मांग रही थी, फिर वो पार्टी ये मांग रही थी, फिर ये पार्टी ये मांग रही थी। और दुखी होते होते और वो शायद यहाँ से भाग निकला और उसको देशद्रोही करार दे दिया। ऐसा हो सकता है, संभावना पूरी है। विजय माल्या के साथ में भी ये संभावना पूरी है। क्यों कि वो देशद्रोही होते तो वो इतना बड़ा कारोबार ही क्यों करते। यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार किया, बहुत विदेशों से पैसे लाए, यहाँ टैक्स दिया, और वो अचानक देशद्रोही बन के भाग के चले गए। ऐसा क्योंकि यहाँ फेयर ट्रायल किसी को नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में चले जाओ, जो सरकार कहती है वही फैसले होते हैं। मैंने तो खुद मेरे मामले में देखा है। मैं अगर यहाँ फेयर ट्रायल हो तो मैं 5-6 जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, उनको कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन फेयर ट्रायल यहाँ संभव नहीं है। किसानों को क्या चाहिए अभी ये तो किसानों ने तो बता ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। कि सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भरोसा ही नहीं है, वहाँ तो सब गद्दार बैठे हुए हैं। तो अब भी किसानों को क्या चाहिए? एक अपने अंदर एक पक्ष विपक्ष बना के और इस बात का फैसला होना चाहिए कि हमें अभी टारगेट किसको करना है। मेरा ये मानना है कि अभी पूंजीपतियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अभी रामदेव को टारगेट नहीं करना चाहिए। किसको पता रामदेव कितना फंसा हुआ आदमी है। चाहता था देश का भला करने और कर बैठा बुरा। इस पार्टी के हम भी कर बैठे, किसने वोट नहीं दिया था। आज बहुत सारे विरोध करने वाले लोगों में अपराध बोध हो रहा है, क्योंकि ये उस समय अच्छे दिखाई दे रहे थे।
मैंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लेकिन 2016 तक तो पता ही नहीं चला ये कर क्या रहे हैं। नोटबंदी तक ही पता नहीं चला ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद में पता चला धीरे धीरे, अरे ये तो देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। हर एक संभव पैतरा इन्होंने अपनाया देश के लोगों को बरगलाने का, किसी में भेदभाव करने का। लेकिन समस्या देश के लोगों की भी है, वो फंसते चले जा रहे हैं। अभी भी ऐसे लोग कम नहीं हैं जो ये सोचते हैं कि ये सरकार है तो देश है, और ऐसा कुछ दिन और चलेगा। ये तब तक चलने की संभावना है, तब तक यहाँ पूरी तरह बर्बादी नहीं हो जाए, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम धराशायी नहीं हो जाए। तेल के पैसे बढ़ा बढ़ा के लोगों के पास जो जमा पूंजी है, खैर इतना बड़ा देश है, इसमें कई साल और लग सकते हैं। लोगों के पास जो जमा पूंजी है वो तेल में जा रही है, टैक्स में जा रही है, शराब में जा रही है। तो कितने दिन चलेगा ये? खुद के शरीर का खून बेच के कोई आदमी कितने दिन होटल में खाना खा सकता है? उसको मरना ही है बहुत ही जल्दी। तो ऐसा ही हो रहा है, लोगों का खून चूस चूस के, तेल के पैसे बढ़ा बढ़ा के और देश चलाया जा रहा है। और उपाय ही नहीं है, आएगा कहाँ से? इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है जो अभी चल रही हैं। देश में इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट लगभग बंद है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि किसानों को खाद्य तेल के लिए ऐसी चीज़ पैदा करनी चाहिए जिससे खाद्य तेल बने। 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए हमारा खाद्य तेल में बाहर जाता है। तो फिर ये एमएसपी क्यों बंद, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं है? जब इतनी चिंता है 60-70 हज़ार करोड़ की, तो एमएसपी गारंटी दे दो कि ये लो एमएसपी, सरसों पैदा करो, सोयाबीन पैदा करो और गारंटी लो। इस गारंटी पे सरकार को सामान बेचो। ये पैसे जो हम विदेशों में बेकार में दे रहे हैं वो 60-70 हज़ार करोड़ तो बहुत होते हैं। इतनी एमएसपी तो सरकार शायद देती भी नहीं होगी। किसानों को अभी क्या करना चाहिए? किसानों को ये करना चाहिए मेरे मान कि अभी एक अपने अंदर एक डिबेट करनी चाहिए कि हमें टारगेट किसको बनाना है। अगर उनको लगता है सबको एक साथ टारगेट बनाना है तो बनाओ, सफलता नहीं मिलेगी। आंदोलन बहुत सारे असफल इसीलिए होते हैं कि हम सही टारगेट पे अटैक नहीं करते। तो टारगेट सही चुनने के लिए हमें अपने अंदर ही एक कमेटी बना के, पक्ष विपक्ष बना के, अच्छी तरह बहस करके और ये तय करना है कि हमें किसको टारगेट करना है, किससे हमें लड़ाई करनी है। लड़ाई क्या करनी है? जब हमारी बात मान जाता है तो लड़ाई ख़त्म, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। तो ये सोचने की बात है। सब लोगों से ये अपील है कि ऐसा समाचार पहुँचाए उन किसान नेताओं के पास में कि एक साथ में सबको टारगेट ना करें, इससे नुकसान होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये बात हम एक किसान से सीख सकते हैं जो खेत में काम करता है। उसने कैसे 4 दुश्मनों को एक एक करके निपटाया था। एक छोटी सी कहानी आखिरी में आपको मैं ये बताता हूँ। एक किसान था, जब खेती पूरी हुई, फसल निकली, तो 4 उसके दुश्मन एक साथ पहुँच गए। उनको दुश्मन ही कह सकते हो यहाँ पे, वैसे दुश्मन नहीं थे। एक ठाकुर, एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक नाई, चारों पहुँचे तो सबने अपना अपना हक जमाना शुरू किया। ठाकुर साहब बोले कि ये धरती तो है ही हमारी मर्ज़ी से तुम यहाँ हो, तुम अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत अनाज ले जा सकते हो, बाकी छोड़ जाओ और भागो यहाँ से। बढ़िया कहता है कि तेरे बाप को तो ये बैल मैंने दिया था, ये बैल है तो खेती है, बैल नहीं होती तो कहाँ से खेती करता, इसलिए ये तो मेरा है, इसमें मेरा हिस्सा है बहुत सारा, तुम जाओ यहाँ से। ब्राह्मण बोला मेरी कृपा से तो बरसात होती है, मैं जब पूजा पाठ करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ तो ये तो मेरा है। नाई इसलिए कि मैं इन तीनों की सेवा करता हूँ
और मेरी सेवा की वजह से ये तीनों सुरक्षित हैं, इसलिए ये तो मेरा हिस्सा है। तो जाट ने कहा, किसान ने कहा ठीक है। वो जाट नाम आ जाता है किसानी के साथ में। वैसे किसान अकेले जाट किसान नहीं है, किसान सभी है। किसान ने कहा ठीक है। उपाय सोची कि ये 4 हैं, 4 के साथ में एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, हम एक एक को निपटाते हैं पहले। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उपाय सोची और ठाकुर साहब को बोला, ठाकुर साहब देखो आप ही मालिक हैं इस धरती के, इसलिए आपका हिस्सा है, बिल्कुल मानता हूँ, और आप जो लेना चाहो ले सकते हो। और ये सेठ का भी है क्योंकि ये बैल इसने दिया है, और ब्राह्मण देवता का भी है क्योंकि इसकी कृपा से बरसात हुई है। लेकिन ये नाई, ये तो चुगलखोर है, ये तो चुगलीखोरी का काम करता है। ये देखो इसने उस दिन इसकी चुगली की, इस दिन इसकी चुगली की, ऐसे की वैसे की, और तीनों को अच्छी तरह से उसके खिलाफ भड़काया। बोला ये आदमी सही नहीं है, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता। तो तीनों को बोला, अब उसने जाल में डाल दिया तीनों को कि तुम तीनों ले जा सकते हो, ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने, लोभी तो थे ही, कहा ठीक है इसको मारो, भगो यहाँ से। बोला हाँ वो मारने वाला काम मैं कर लूँगा, वो आपकी ज़रूरत नहीं करने का। और उसने लिया लठ और 2-4 उसके पिछवाड़े में लगा दिए और भगा दिया खेत से। बाहर भगा के आया तो बोला कि देखो ठाकरा, आपका ठीक है, सेठ जी आपका भी ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण क्या करता है, ये तो आग लगाने का काम करता है, उल्टे मंत्र पढ़ता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ मरे हुए पे भी ये खाने के लिए बैठ जाता है, ये तो घोर पापी है। ये अगर ब्राह्मण मर जाएगा, ये जब नहीं थे ब्राह्मण तब क्या बरसात नहीं होती थी, और जिन देशों में ब्राह्मण नहीं है क्या वहाँ बरसात नहीं होती। ये पापी आदमी है, ये तो मरे हुए भी खाने को बैठ जाता है, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है ऐसा। आप ले जा सकते हो, आप आधा आधा कर लो, ले जाओ। वो लोभी तो थे ही, उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, भगाओ इस ब्राह्मण को। तो किसान ने कहा कि वो काम मैं कर लूँगा, इसकी सर्विस मेरे ही जिम्मे छोड़ दो। तो किसान ने वही लठ से सर्विस उस ब्राह्मण की कर दी, खेत से भगाया, वापिस आया। आते ही कहा कि ठाकुर साहब इस बनिए के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ये आपको भी नहीं छोड़ता, आप तो धरती के मालिक हैं, सब सृष्टि के मालिक आप, आपको कौन से ब्याज में छूट देता है, नहीं देता। बिना मेहनत किए सारा माल इसी के पास है, देखो इसके गले में कितनी कितनी मोटी सोने की चेनें हैं। ये सूदखोर है, ये कब 50 साल पहले बैल दिया था, 50 बैल ले चुका, और आज भी आप ले जाओ जितना ले जाना है ठाकरा, ये ठीक नहीं है आदमी। तो ठाकुर लोभी तो था ही, उसने कहा ठीक है इसकी भी सर्विस, बोला हाँ वो सर्विस में कर दूँगा। और सेठ की भी सर्विस किसान ने कर दी, बचा एक ठाकुर। अभी किसान इतना मजबूत तो होता ही है कि बोला अब ठाकुर अब तू भी तैयार हो ले, तेरी भी सर्विस अभी होनी है, मेहनत मैंने की, मालिक तू बना हुआ है। और उसने ठाकुर की भी सर्विस कर दी, एक एक को निपटाया, चारों को एक एक करके, एक साथ में नहीं निपटाया। तो किसान आंदोलन के नेताओं को ये सोचना है कि अगर आपको पूंजीपति कुछ गद्दारी में लगते ही हैं तो समय बहुत है, उनको निपटाया जा सकता है, और हो सकता है कि वो भी आपकी तरह इनसे पिटे हुए हों, इनसे दुखी हों। तो ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाला बात है। जय हिंद, जय भारत।